नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरन सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है, लेकिन आप हमें बताएं कि हम कैसे सांप्रदायिक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। 45 दिनों के आयोजन महाकुंभ के बारे में उन्होंने कहा कि 45 दिनों के आयोजन ने भारत की विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में छोड़ी है। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण आपके सामने है जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ है। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत के विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था। 100 से अधिक देशों के लोग आए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल जी को पुनः निर्वाचित किया गया है और उनका कार्यकाल ऐतिहासिक होना ही है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार में ऐतिहासिक जीत मिलेगी। बहुत बहुत बधाई है। बिहार में माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जी पुनः निर्वाचित हुए हैं और उनका कार्यकाल ऐतिहासिक होना ही है। जिस प्रकार वह किशनगंज से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करते हैं और ऐतिहासिक मतों से विधान परिषद जीतते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में भी इस बार ऐतिहासिक जीत मिलेगी। कितनी मजबूती मिलेगी आने वाले चुनाव में? बहुत भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के लिए लगा रहता है। अध्यक्षीय प्रणाली और अध्यक्ष जी खुद इतने बार चुनाव लड़कर जीत चुके हैं कि उनका यह जो एक्सपीरियंस है वह बिहार को बहुत लाभ देगा। महाराष्ट्र में 3 मार्च को विधानसभा के बाहर सपा के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उस दौरान उन्होंने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं थे। इसी बयान को लेकर जब राजनीतिक घमासान होने लगा तो 4 मार्च यानी आज जो है विधायक जी ने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। आप भी सुनिए विधायक जी को। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। कल 3 मार्च जब असेंबली ख़त्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफें की हैं उनकी कि मंत्रियों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, छत्रपति शिवाजी महाराज हो
छत्रपति संभाजी महाराज हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, महात्मा ज्योतिबा फुले हों, राजश्री साहू महाराज हों, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि केंद्र के पर्यवेक्षक के तौर पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हम 200 के पार जाएंगे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बने हैं, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। बीजेपी का कार्यकर्ता सेना की तरह तैयार हो गया है। ऐलान किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। तो जो लोग तरह तरह से भ्रम पैदा करते हैं, आज तो केंद्र के पर्यवेक्षक के तौर पर भी यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हम लोग 200 के पार जाएंगे और फिर से एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल आज अध्यक्ष बने हैं। बहुत उत्साह है लोगों में और इस बार एनडीए 200 से ज़्यादा सीट जीतेगी। इसके लिए बीजेपी का कार्यकर्ता सेना की तरह तैयार हो गया है। क्या पार्टी पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी में जुट गई है? पूरी तैयारी में जुट गई है और इलेक्शन मोड में आ गए हैं। हम लोग तो आरजेडी की तरह थोड़ी है जो सोए रहते हैं, चुनाव के टाइम में जगते हैं। हम लोग तो एक एक दिन मेहनत करते हैं और यही वजह है कि आज जो माहौल बना है, जो उत्साह है, ऐसा वातावरण साफ दिखाई दे रहा है। आ रही है भाजपा, आ रहा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि यह अबू आजमी को महंगा पड़ेगा और महाराष्ट्र की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज हमारे देवता के रूप में हैं। छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया था। औरंगजेब का जो क्या कहा है उसने औरंगजेब के बारे में अच्छा प्रशासक है, उसका धिक्कार किया है, निंदा कर दी है, निषेध किया हुआ है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा। ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ दिया, छत्रपति संभाजी महाराज जी को अन्याय अत्याचार 40 दिन उनके आंखें निकाली, नाखून निकाला, जबान निकाली, सब कुछ किया। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया और दिल्ली तक नहीं पहुंचा। उसको यहाँ ही गाड़ना पड़ा, यहाँ ही मरना पड़ा। इसलिए अबू आजमी इसके बाद में हमारे देव देवताओं के बारे में अगर ऐसे कुछ वक्तव्य करेगा, स्टेटमेंट करेगा, तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। निलंबन होगा सर, निलंबन होगा। निलंबन करने की मांग। बिहार सदन में आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में ये मौजूदा सरकार लगातार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। बजट अलग था। उन्होंने कहा कि बजट के बारे में उन्होंने कहा कि बजट अलग था, लेकिन इस बार के अभिभाषण में हमारी कई उपलब्धियों को इसमें गिनवाया गया और ये पूरी तरह से इसको लेकर सब कंफ्यूज्ड हैं। और लोकतंत्र में लगातार ये मौजूदा सरकार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। ये बात जो है सच्चाई है, किसी से छुपा खत्म करने में लगी हुई है। ये बात जो है सच्चाई है, किसी से छुपा नहीं। हमको तो लग रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री ना दो उप मुख्यमंत्री भी नहीं है जब नेता विरोधी दल जब बोल रहा हो। खैर, कलेजा होना चाहिए सच सुनने का, तथ्य सुनने का। तो उम्मीद है कि लोग जो है कलेजा दिखाएंगे और यहाँ उपस्थित रहेंगे।
हालांकि लोग दिख नहीं रहे, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है। वो लोग भी जानते हैं कि आज इन लोगों का भंडाफोड़ होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब को तो जो स्पीच जो सरकार द्वारा, अधिकारी द्वारा जो दिया जाता है वह लिखा पढ़ते हैं। और 2024 का तो जब बजट पेश हुआ था तो हमारे वित्त मंत्री उस समय यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं को हर बार जो है आगे कर दिया जाता है और इनको तो बखूबी याददाश्त, मेमोरी इनका बहुत दुरुस्त रहता है और हम कामना भी करेंगे कि इनका याददाश्त हमेशा दुरुस्त रहे। हमारे पास जो नए गवर्नर साहब बने हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उनका हम बिहार की सरजमी पे स्वागत करते हैं। नए नए बने हैं, कुछ लोग दे दिया होगा, पढ़ लिए होंगे, शायद उन्होंने पिछला बजट नहीं पढ़ा होगा कि पिछला बजट क्या था। ये बजट महोदय बहुत ही, बजट कह रहा अभिभाषण जो था राज्यपाल महोदय का, ये बड़ा कंफ्यूज्ड अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। अब 2015 से 25 यानी 10 साल में अगर देखा जाए तो 5-5 गवर्नर जो हैं बिहार को मिले हैं, 5-5 गवर्नर। और 2020 से 25 3 बार सरकार बदली है, 3 बार महोदय सरकार बनी, यानी एवरेज अगर निकाला जाए तो 2 साल भी किसी सरकार का नहीं हो पाता है। अब आरिफ मोहम्मद खान जी का बजट है 28 फरवरी 2005 को जो दिया था, और साथ में हम वही आपका जो हम लोगों की सरकार थी उस समय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी का जो अभिभाषण रहा 12 फरवरी को, उसका भी भाषण हम यहाँ लेकर के आए हैं। या इससे पहले कि जितने राज्यपाल रहे होंगे सबका भाषण जो है एक जैसा ही पुराना घसीटा फसीटा था। अब वो पता नहीं 2005 का पढ़ रहे थे कि 10 का पढ़ रहे थे कि जब मांझी जी को बनाए उसका पढ़ रहे थे कि मांझी जी को हटा के फिर बने उसका पढ़ रहे थे कि 2015 वाला हम लोगों का पढ़ रहे थे जो उपलब्धियां थी, 2017 वाला पढ़ रहे थे कि 2021-22 वाला पढ़ रहे थे या 24 वाला पढ़ रहे थे। लोग जो है कंफ्यूज्ड है। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बता दें तो आप सब लोग, हम लोग तो उस समय कितना पद सृजन कराए हम लोग, सिपाही वाला में, शिक्षक वाला में, उसी में पुलिस वाला 2023 में जो सृजन जो हुआ था पद, लगभग 2,27,873 पदों का सृजन किया गया। ये मेरा भाषण नहीं है, ये अर्लेकर जी का भाषण है। जब हम लोगों की सरकार थी, हमारी उपलब्धि, हम लोगों की उपलब्धि को भी इस भाषण में जोड़ दिया गया है महोदय। नियोजित शिक्षकों को ऐसे 15 योजनाओं से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हम लोगों का 2015 या 3 साल की जो सरकार रही उसकी उपलब्धियों को गिनाया गया। तो ये तो पता ही नहीं चल रहा महोदय कि ये बजट जो है जो पेश किया गया वो अलग है, लेकिन अभिभाषण जो गवर्नर साहब का रहा इतना कंफ्यूज रहा कि कोई, आप भी असमंजस में, हम भी असमंजस में, सब असमंजस में। तो महोदय ये बड़ा कंफ्यूज जो है ये अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। बिहार सदर में आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव के साथ बहस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार में क्या था। उन्होंने तेजस्वी यादव को निशाने में लेते हुए कहा कि आपके पिता को मैंने ही बनाया है। तुम्हारी जाति के लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैंने फिर भी उन्हीं को बनाया। पहले क्या था, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने, अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब
गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है, अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए, और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है, और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन हमने अभी ये तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें, और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया। और आप जान लीजिए कि उसके बाद जो भी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ करने पर कहा कि पिछली सरकार तो केवल पहाड़ों की बात करती थी। इस साइट से हटाई गई चीज़ों का इस्तेमाल NHAI की कई परियोजनाओं और DDA ग्राउंड को समतल करने में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम हर महीने निरीक्षण करेंगे और तीनों लैंडफिल साइटों का दौरा भी करेंगे। थैंक यू सो मच LG साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर किया। पिछली सरकारें तो केवल बातें करती रही पहाड़ों की, पर पहाड़ का सिरा भी पकड़ नहीं पाई। जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है, आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। पर आज मैं माननीय LG महोदय को बधाई देती हूँ। जैसे केदारनाथ जी मंदिर पे जब बादल फटा था ना LG साहब, तो एक शिला थी, उस शिला ने उस मंदिर को बचाए रखा कि वो उस बादल का पानी मंदिर को बहा के ना ले जाए। ऐसे ही एक शिला का काम आपने उस सरकार के समय में किया कि इस दिल्ली के प्रांगण को, दिल्ली के मंदिर को आपने बचा के रखा, और एक्चुअल में आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे, और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो, जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। जय हिंद। वहीं दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है। जब अरविंद केजरीवाल अपने घर के पर्दे खरीद रहे थे, तब हमारे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना इन लैंडफिल साइटों का दौरा कर रहे थे। भलसवा लैंडफिल साइट पर अब पौधारोपण अभियान शुरू हो गया है। 2026 तक कूड़े का ये पहाड़ समतल हो जाएगा। जो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था विकसित दिल्ली का, उसको साकार करने पे काम कर रही है हमारी दिल्ली की सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। आज जो गवर्नर साहब ने बहुत मेहनत करी है। जब केजरीवाल जी अपने घर की किचन पसंद कर रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर के लिए पर्दे खरीद रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर के झूमर खरीद रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर में जकूजी लगा रहे थे, तब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन कूड़े के पहाड़ों पे आ रहे थे। ये कारण है कि ये 70 एकड़ में जो भलसवा का पहाड़ है, इसको कम करके
25 एकड़ लैंड को रिक्लेम कर लिया गया है और उस 25 एकड़ में से भी आज 5 एकड़ के ऊपर प्लांटेशन ड्राइव शुरू हुई है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की साथ, माननीय गवर्नर साहब की उपस्थिति में। और इसमें आज 2000 बैम्बू प्लांट लगाए गए हैं, 50,000 से 56,000 इसमें बैम्बू प्लांट लगेंगे और बाकी की जो पहाड़ है इसकी 60 मीटर से ऊंचाई कम करके अब लगभग 53 मीटर कर दी है और 17 मीटर और अगले 3 महीनों में 4 महीनों में कम की जाएगी। 2025 तक आपको एक कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा। इसका लगभग 70% एरिया खत्म हो चुका होगा और 2026 तक इसको बिल्कुल बराबर कर देना है। इस पे बाकी जैसे 25 एकड़ पे पार्क बन गया है, इस बाकी भी 45 एकड़ के ऊपर पार्क तैयार हो जाएगा। इसी के साथ बाकी भी 3 जो हमारी इसी तरह कूड़े की साइट हैं उन पर भी ये काम चल रहा है। भारत सरकार माननीय मोदी जी का बहुत समर्थन, हमें योगदान मिल रहा है। जितना भी यहाँ से रिक्लेम किया मटेरियल है, इसमें से बायोफ्यूल है, इसमें से हार्ड मटेरियल है जो सड़कों में काम आ रहा है, वो NHI खरीद रही है, फ्यूल फैक्ट्रीज के लिए जा रहा है और पार्कों के लिए जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भारत सरकार के समर्थन से, उनके योगदान से चल रही हैं। मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको जो दिल्ली पहचान होती थी कूड़े के पहाड़ों के नाम से, अब ये दिल्ली पहचानी जाएगी दिल्ली के पार्कों के नाम से। और मैं यह भी बताना चाहता हूं ये काम असंभव नहीं था। लोग हमसे पूछते हैं ये कैसे जी, ये ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल, जब आप में इच्छा शक्ति हो काम की। केजरीवाल जी का प्रायोरिटी क्या थी? अपने घर के झूमर खरीदने। केजरीवाल बाजार जा रहे थे अपने घर के लिए जकूजी लाने, केजरीवाल जा रहे थे पर्दे खरीदने, केजरीवाल जी जा रहे थे सफेद संगमरमर खरीदने। जब आपकी प्रायोरिटी घर बनाना और दफ्तर बनाना था, तो कूड़े के पहाड़ हटाना नहीं था। और LG साहब तब यहाँ कूड़े पे पहाड़ों पे खड़े हो रहे थे, यहाँ पे मशीनें लगा रहे थे, यहाँ पे प्लांट लगा रहे थे। इसीलिए मैं आपको आज विश्वास से कहता हूँ दिल्ली विकसित दिल्ली होगी और सबसे पहला काम पोल्यूशन रहित करने के लिए ये कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। ये इम्पॉसिबल जॉब को अगले 1 साल में पॉसिबल करके दिखाएंगे। देखिए, आतिशी जी का प्रोटेस्ट करना उनकी मजबूरी है। ये एक दंगा फसाद पार्टी है। आपदा के साथ साथ लीडर ऑपोजिशन के साथ साथ उनको एक और मिलना चाहिए दंगा फसाद पार्टी के मुखिया का। वो केजरीवाल जी के पापों के ऊपर पर्दा डालने के लिए लगी हैं। केजरीवाल जी की सख्त हिदायत है कि जो पाप मेरे रोज सामने उजागर हो रहे हैं, आतिशी किसी तरीके उन पर रोको, मीडिया का ध्यान हटाओ। मैं समझता हूं आतिशी जी की नौकरी खतरे में है। मैं आतिशी जी बहन है हमारी, उनकी नौकरी बची रही है, इसके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूं और मैं उनको यह भी आश्वासन देता हूं, आतिशी जी अगर आपको हमारे घर में भी आके प्रोटेस्ट करना होगा, अगर आपकी नौकरी बचती होगी, हम आपको अपने घर में वेलकम करेंगे। आप हमारे घर में आके प्रोटेस्ट करिए। आप केजरीवाल जी को बताइए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप मंत्रियों के घर के अंदर घुस के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपकी नौकरी बचाने के लिए आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।